गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल फिनाल ईथर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों एल्कोहल फिनाल पढ़ लिया है और ईथर आज स्टार्ट करने वाला हूं मैं। दोस्तों बात करते हैं ईथर की। और जब ईथर की बात करते हैं दोस्तों, इसका ग्रुप मैं आपको बता दूं ROR। यहाँ पे O होना जरूरी है, दो एल्काइल के बीच में। इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम से ज़्यादा पहले IUPAC नेम की चर्चा करते हैं। IUPAC नेम पे हम लोग इसका डिस्कस जब करेंगे तो इसको बोलेंगे एल्कॉक्सी एल्केन। दोस्तों एल्कॉक्सी एल्केन। अब इसके IUPAC नेम को आप स्वयं लिख सकते हो एल्कॉक्सी एल्केन। जैसे कि अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया C2H5OCH3। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों लिया, मैंने यहाँ कहा ROR, तो ROR डैश कह दूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। RR डैश के इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, मतलब आपकी मर्जी, आप क्या लेते हो। अल्फ़ाबेटिकल या इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, इक्सी है तो मेथ हो जाएगा, नाम हो जाएगा मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। दोस्तों अगर आप इस तरह से इसका नाम लिखते हो, यह इसका कॉमन नेम कहलाता है, कॉमन नेम। जबकि IUPAC में दोस्तों इसका नाम है एल्कॉक्सी एल्केन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी ईथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी ईथेन। तो दोस्तों इस तरह से आप इसके नाम को आप लिख सकते हो। जैसा कि अगर मैं इसको एक और कर दूं, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा मैं मिटा दूं, एक सेकेंड होल्ड। अगर दोस्तों आप इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, सॉरी O ग्रुप है CH3। ये पूरा का पूरा दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है AR को, और यह O हो गया और यह आपका हो गया R, AROR। तो दोस्तों अगर इसका आप कॉमन नेम लिखोगे, यहाँ मैं लिख दूं कॉमन नेम। अगर आप कॉमन नेम दोस्तों लिखना चाहोगे तो इसका क्या हो जाएगा, यह है फिनाइल, यह है फिनाइल, और यह है C। एक C होता है तो मिथाइल होता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा मिथाइल। कॉमन नेम इसका हो जाएगा, एक C है तो मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल इस पूरे को AR, ये बॉन्ड है, इसको आप ऐसे भी लिखते हो C6H5 सिंगल बॉन्ड, तो यह हो गया दोस्तों, इसी को आप AR भी कहते हो। तो हो गया मिथाइल फिनाइल ईथर, या आप इसको एक और नाम दे सकते हो, कॉमन नेम इसका है एनिसोल। अगर रिंग के ऊपर OCH3 होता है दोस्तों तो एनिसोल हो जाता है। अब इसका आप IUPAC नेम लिख सकते हो। क्या IUPAC नेम होगा, एल्कॉक्सी एल्केन वाले फार्मूले से। एक C को बोलते हो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और यह हो गया बेंजीन, तो इसका IUPAC नेम हो गया, IUPAC नेम इसका होगा मिथॉक्सी। बेंजीन रिंग पे बना हुआ है तो बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। तो दोस्तों इसका IUPAC नेम आपने लिखा मिथॉक्सी बेंजीन। इस तरह से आपको मैंने सिंपल नॉमेनक्लेचर पे केवल हल्का सा एक लाइट दिया है दोस्तों। एक्चुअली यहाँ हमारा काम नॉमेनक्लेचर बताने का नहीं है, इस लेक्चर में हमें आपको बताना है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, लेकिन हमने थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर पे एक लाइट दे दिया है। चलो भैया, अगर आप चाहो तो एक और लाइट दे देते हैं नॉमेनक्लेचर पे, देख लो। जैसा कि एक एग्जाम्पल और कर दें, CH3 CH2 CH3O CH2 CH3, यह हमने दोस्तों दे दिया। अब आप क्या करते हैं, ये नॉमेनक्लेचर हो गया, तो इसमें नाम रखा जाए, तो नाम रखेंगे अगर आप 1 2 3 4,
तो दूसरे नंबर पे दोस्तों एथ है, एथ से हो गया इथॉक्सी, तो हो गया 2 इथॉक्सी और कितना है 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। आप IUPAC नेम में चल रहे हो लेकर के एल्कॉक्सी एल्केन को, तो एल्कॉक्सी एल्केन लेके चल रहे हो तो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन आपका हो गया। इसी तरह से दोस्तों नॉमेनक्लेचर को अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। एक और नॉमेनक्लेचर अगर कहिए तो मैं लेके चलूँ, चलिए CH3 CH2 CH3 CH2, हाँ CH OCH3 OCH2 CH3, अपने मन से आप बना सकते हो, ये जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही है, आप अपने मन से भी बना सकते हो। तो इसका लंबी चेन चुनेंगे 1 2 3 चुनेंगे दोस्तों। चलो भैया 1 2 3, यहाँ पे एक C है तो मिथॉक्सी और यहाँ पे 2 C है तो इथॉक्सी, तो हो गया 1 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। कैसे हो गया आप अपने दिमाग में लेकर के चलो, देखो कैसे हो गया। लंबी चेन चुनोगे तो 1 2 3 हो गया। अब 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, O के साथ 2 कार्बन माने इथॉक्सी, अब 1 नंबर पे O के साथ CH3 मतलब मिथॉक्सी, तो क्या हो गया 1 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी और कार्बन कितने हो गए 3 हो गए, तो प्रोपेन। दोस्तों ये मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, जानबूझ करके बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। 1 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन की बात हो गई दोस्तों। हमारा आज का लेक्चर हमारा इंक्लूड करता है प्रिपरेशन को, तो आते हैं प्रिपरेशन की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर पे हम लोग चर्चा 11th की क्लास में 11th की लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं, इसलिए हल्का सा मैंने लाइट दिया है नॉमेनक्लेचर पे कि आपको सिंपल नाम लिखने का तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। दोस्तों यह एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका प्रिपरेशन हम करते हैं फ्रॉम हैलो एल्केन्स, फ्रॉम हैलो एल्केन। दोस्तों हैलो एल्केन की जब आप बात करोगे तो RH की बात कर लेते हो, और इसमें हम लोग जो बात करेंगे, जो मेरा हेडिंग है विलियमसन सिंथेसिस, तो दोस्तों बात हो रही है विलियमसन सिंथेसिस की। अब हम लोग बात करेंगे विलियमसन सिंथेसिस की दोस्तों। तो विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड आप ले लो और वह सोडियम या पोटेशियम के एल्काक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। अब देखो क्या है, आपने ले लिया कोई एल्काइल हैलाइड, आपने एल्काइल हैलाइड लिया RH और यह सोडियम या पोटेशियम के एल्काक्साइड मतलब RONA, यह सोडियम का एल्काक्साइड है। आप चाहो तो यहाँ Na की जगह पोटेशियम कर सकते हो, तो थोड़ा मैं RH को ऐसे ना लिख करके XR लिख दूँ एल्काइल हैलाइड। मुझे समझाने में आसानी ये होगी कि यहाँ R' कर लीजिए आप, एल्काइल हैलाइड RH भी हो सकता है और R' भी हो सकता है। तो आपने इसको बाहर कर दिया, जैसे आपने इसको बाहर किया NaX आपने बाहर कर दिया, NaX आपने बाहर कर दिया, अब आपका कंपाउंड बन गया ROR', या आपका ईथर कंपाउंड बन के तैयार हो गया। दोस्तों आपने क्या देखा, इसमें किसी भी एल्काइल हैलाइड का सोडियम एल्काक्साइड के साथ या पोटेशियम एल्काक्साइड के साथ रिएक्शन कराया गया। अब अगर इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाओ तो CH3 जाओ, CH3ONA प्लस XR', X की जगह आप ClR' ले लिया आपने, ये हो गया NaCl, ये हो गया आपका NaCl और यहाँ बचा आपका
CH3 R डैश R अपने हिसाब से आप ले सकते हो। चलो दोस्तों कुछ और आगे बढ़ाओ। C6H5O Na प्लस Cl CH3 आपने लिया, NaCl आपका बाहर चला गया दोस्तों, NaCl बाहर चला गया, क्या बचा C6H5O CH3 एक कंपाउंड बना। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह विलियमसन सिंथेसिस है और विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा आप इसको ऐसे बना सकते हो दोस्तों। चलो आप गिब्स आउट पे कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, सिंपल हीट आप लिख सकते हो दोस्तों। चलो दोस्तों एक सेकेंड, आपने इसको देख लिया तो मैं इसे मिटा रहा हूं, 1 सेकेंड होल्ड। हाँ दोस्तों मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर मैंने C6H5 लिया था एग्जाम्पल में, जैसे कि आप C6H5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो और O पोटेशियम कर दें, यहाँ पे सोडियम भी कर सकते हैं, पोटेशियम भी कर सकते हैं। X R डैश लिया आपने और आपने क्या किया, R डैश आप अपने हिसाब से एल्काइल चुन सकते हैं, XCl Br चुन सकते हैं और क्या बन गया, ये हो गया O। अगर आपने R डैश की जगह CH3 चुना है दोस्तों, CH3, तो दोस्तों यह एनिसोल बन गया, एनिसोल बन गया। चलो दोस्तों ये हमने बताया आपको, लेकिन आपने गौर किया होगा कि मैं यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ और जो भी बदलाव कर रहा हूँ वह किस में बदलाव कर रहा हूँ, एल्काक्साइड में, पोटेशियम एल्काक्साइड या सोडियम एल्काक्साइड में। दोस्तों प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईथर, बट टर्सरी एल्काइल हैलाइड अगर आप लेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि टर्सरी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों। अगर आपने टर्सरी एल्काइल हैलाइड नोट करके मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, एक नोट का पॉइंट समझ लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नोट का पॉइंट। दोस्तों अगर आप टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, टर्सरी एल्काइल हैलाइड मान लीजिए आपने ये ले लिया और इनका रिएक्शन आपने किसी भी एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड के साथ कराया, ये आपने करा दिया दोस्तों। तो जब आप कराते हैं तो यह डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं। क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और उसमें क्या होता है, NaBr बाहर चला जाएगा, R डैश O यहाँ का बांड टूटा, R डैश O और कहीं का H बाहर चला जाएगा। जहाँ का H बाहर जाएगा जाहिर सी बात है यह ग्रुप है तो यह अल्फा कार्बन, और मान लीजिए यहाँ से H बाहर गया तो बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा एलिमिनेशन। तो जब बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा दोस्तों तो प्लस क्या करके बचेगा, CH3 डबल बांड CH2 बचेगा दोस्तों, देख लीजिएगा यही बचा। हाँ तो दोस्तों ये बनेगा। अब आपने देखा क्या कि जब हाइड्रो मतलब ROH, H का बाहर जाना, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का बाहर जाना, तो प्रोसेस नाम हुआ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो दोस्तों डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होने के नाते जब ये बाहर जाते हैं तो एल्कीन बनता है, ईथर नहीं बनता दोस्तों, और हम तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ जब सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड लेते हैं तो ईथर बनता है, और जब टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के साथ उसी को लेते हैं तो ईथर नहीं बनता दोस्तों। यह टर्शियरी एल्काइल हैलाइड सस्पेक्ट में रहता है दोस्तों, सस्पेक्ट में रहता है इनके साथ रिएक्शन करने में, क्योंकि उस कंडीशन में यह एक स्ट्रांग बेस का काम करने लगता है इनके लिए यह एक स्ट्रांग बेस का काम करने लगता है, और जब यह स्ट्रांग बेस का काम करने लगता है तो इसको तत्काल H आयन चाहिए जिससे वो क्या कर ले, अपने बेसिक प्रॉपर्टी को फुलफिल कर ले, और इसमें H आयन H ले लेता है, कहीं से भी बीटा से ले लेता है। तो जैसे बीटा से H ले लेगा एल्कोहल बना लेगा
और वहाँ पे एल्कीन बन जाएगा दोस्तों। इसलिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के समय में यह ईथर बनाने का काम नहीं करता है और एल्कीन बनाने का काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में प्रॉपर और ज़्यादा अच्छे तरीके से ईथर की अन्य प्रिपरेशन को बताएंगे, जहाँ पे ईथर को बनाएंगे हम लोग अन्य दूसरे मेथड से। लेकिन आप याद रखना विलियमसन सिंथेसिस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको इग्नोर ना करना और इसका लिमिटेशन भी ध्यान में रखना दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक।